जी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। रेकमेंड विच इंटरनेशनल मार्केट एपी शुड एक्सपैंड इनटू कंट्री पी और कंट्री टी, ये लिखा हुआ है। और मैं साथ में ये केस स्टडी भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। कल थोड़ी बात तो हुई थी इस पे। जी अब लिखा जी, वन रीजन व्हाई एपी शुड एक्सपैंड इनटू कंट्री पी कैन बी ड्यू टू इट्स फेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। अच्छा ये जो लाइन है ना, ये लाइन लग रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रही है, तो ऐसे नहीं लिखना। आप डायरेक्ट कहाँ से शुरू करना है आपने? कंट्री पी है, यानी कि इसको मैं अगर, क्योंकि ये लग रहा है कि आप तो अपना सजेशन दे रही हो कि करना चाहिए कि नहीं, तो एज शोन इन द केस स्टडी इसको छोड़ दो। आगे, कंट्री पी हैज नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा ये ठीक है। इन्होंने लिखा है जी कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे करना, ये कहाँ लिखा हुआ है जी? ये यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ से पिक किया। अच्छा एक बात, कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे इस्तेमाल करने हैं? तो मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं करने। जो पॉइंट्स आपको लगता है आप अच्छे से लिख सकते हैं, और वो पॉइंट जो आपको बेस्ट आता है वो एवेल्यूशन में रखें। और बाकी आप कोई से दो पॉइंट, दो से तीन, वो आप बॉडी में एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है, ये तो कहा भी नहीं गया कहीं पर। अच्छा, तो अब हम यहाँ चलते हैं। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, कंट्री पी हैज नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट। ये इन्होंने एप्लीकेशन ही है, क्योंकि ये नॉलेज नहीं है। पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है बट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द केस स्टडी। तो अगर कोई चीज केस स्टडी में है तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉलेज। तो ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही है। आगे, इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज causing the prices for the products to increase। अच्छा यहाँ पर उन्होंने ये जो बात की है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। ये मैं, चले कलर भी चेंज करता जाता हूँ ना, ताकि ये तो मिट नहीं रहा अभी। ये यहाँ से, ये मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर ना। ये जो उन्होंने लिखा है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये नॉलेज को शो किया। ठीक है। अच्छा, वो लगता है उससे हो क्या रहा है, आगे हम देख लेते हैं कि causing the prices for the products to increase for consumers। अच्छा, इम्पैक्ट आया, तो इम्पैक्ट को भी हम कलर को और कर लेते हैं। टैक्स लगा, उससे हुआ क्या, ये हम ब्लू कर लेते हैं। चले, इम्पैक्ट को हमने, प्राइसेस बढ़ गई। ओके, उससे क्या हुआ? उससे कंज्यूमर डिस्करेज हो गए वो बाय करने से, दूसरा इम्पैक्ट। अच्छा फिर क्या हुआ? उससे कंज्यूमर कंट्री पी में जो है ना, these therefore consumers continue to find the prices of AP's playground equipment reasonable as prices will be relatively lower। क्योंकि टैक्स जो है ना वो उस पर नहीं लग रहा, अगर हम कह रहे हैं। अच्छा अब सवाल ये है यहाँ पर कि relatively lower क्यों कह रहे हैं? मतलब relatively lower तो हम तब कहें जब एपी की कम है और बाकियों की ना हो। जी सफिया, ये तो बात समझ आती है कि वो इंडायरेक्ट टैक्स से वो डिस्करेज नहीं होंगे। अगर इंटरेस्ट लगता है तो कीमतें बढ़ती हैं, और उससे, आपने एक साइड बताई जो मैंने कल बताया था, ठीक है, उससे डिस्करेज होती है, तो यहाँ पर वो खरीद लेंगे। तो रिलेटिवली लोअर क्यों लिखा आपने? असल मेरा सवाल ये है, क्योंकि रिलेटिवली लोअर का तो मतलब है कि आपकी सस्ती है, बाकियों की नहीं। बताओ। सर मेरे ख्याल से यहाँ वर्ड होना चाहिए था कि अफोर्डेबल। अगर इंडायरेक्ट टैक्स लगा होता तो फिर प्राइसेस हाई होती, लेकिन नहीं हाँ लगा हुआ तो इसीलिए लो है। हाँ, तो वहां तो आपने जो लिखा कि वो इसीलिए देर फोर आपने कहा क्योंकि नहीं लग रहा, तो वो उनको प्राइसेस कम लगेंगी या अफोर्डेबल होंगी, ये लिखो। ये रिलेटिवली लोअर नहीं लिखना, या अच्छा रिलेटिवली लोअर आप फिर ये कहना चाह रही हो कि अगर टैक्स इम्पोज किया जाता, हैड द टैक्स बीन इम्पोज, है ना, फिर ऐसे हो सकता। सर क्योंकि मैंने पहले टैक्स को डिस्क्राइब किया, फिर मैंने ये बताया कि अगर ये, क्योंकि ये नहीं लगा हाँ हुआ तो इसीलिए उसकी निस्बत कम है। ओके, रिलेटिवली लोअर, तो आप यहाँ पे ये बात लिख दें, हैड द, एक मिनट,
had the indirect tax been imposed, कि अगर वो लगता तो उनकी कीमतें ये इसलिए उससे सस्ती हैं। ठीक है। अच्छा, hence consumers will be willing to purchase them, ये आगे डेवलपमेंट चल रही है इनकी। ठीक है। This will lead to an increase in customer base for AP in country P, allowing AP to access the playground equipment market। एक और impact आ गया market segments। Hence this might result in increased sales and consequently profit for AP, allowing AP to achieve its objective of continued growth। यानी कि मल्टीपल इम्पैक्ट शो किए इन्होंने। चेन ऑफ एनालिसिस का मैं क्या कहूँ, चेन ऑफ एनालिसिस के दादा वो इन्होंने यहाँ पर बता दिए। इतनी लंबी चेन बताई है तो एग्जामिनर का नंबर काटना मुमकिन नहीं है। और इन्होंने साथ में, अब सवाल क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेवल 2 पे गई है कि नहीं गई है, क्योंकि प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट लिखना ये लेवल 2 नहीं होता। तो लेवल 2 पे गई है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, क्योंकि लेवल 2 एनालिसिस तो इसके अंदर है, नो डाउट अबाउट दैट। लेवल 1 नॉलेज भी हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ साथ तक आप पढ़ रहे। ये है लेवल 1 नॉलेज, L1 नॉलेज। अच्छा, और लेवल 2 एनालिसिस भी मौजूद है इसके अंदर, वो भी हम कर देते हैं, ये लेवल 2 है। लेवल 2, एक मिनट जी, लेवल 2 एनालिसिस ये भी मौजूद है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन है तो कौन सा लेवल हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे आप में से, सफिया के अलावा? इसमें एप्लीकेशन है, अगर है तो कौन सा लेवल अचीव हुआ है? एनीवन? कोई नहीं बता रहा। सफिया आप बता सकती हो? सर लेवल 1 एप्लीकेशन है। इसमें जो है ना, आपने लेवल 1 नहीं लेवल 2 पे चली गई हो, पता कैसे? वो इस तरह से कि आपने जो पहली लाइन लिखी हुई है, मैं इसको ना अब हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने इसलिए पहले जान की नहीं की। कौन सी वाली? अम, अब मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, येलो से कर रहा हूँ, ये वाली, हैज नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट। ये क्या है? ये क्या केस में मेंशन किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। अभी आपको दिखाया है कहां पर, ये लिखा हुआ है। इस तो ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया और उसको आगे लेकर गई कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्सेस लगने से कीमतें ज्यादा होंगी, कस्टमर डिस्करेज होगा, तो इसलिए कस्टमर लेंगे। तो देखा सफिया, आपको भी नहीं पता, तो यही बताना चाह रहा हूं, आपने लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव कर लिया, क्योंकि आपने इस येलो लाइन को आगे डेवलपमेंट में यूज किया। तो यहां पर आ गया लेवल 2 एप्लीकेशन। सर इसका मुझे मतलब आप, लेवल मुझे नॉलेज में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अभी तक लेवल 1 ही है। हाँ नहीं सुनो, वो आपने, वो वही बताने लगा आगे, उसी पे बात करने लगा, अभी ठहरो ना, अभी खत्म नहीं की बात मैंने। अच्छा, आपने जो लेवल 1 नॉलेज शो किया था, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी, और आपने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन किया है, नॉलेज को ही शो नहीं किया आपने। आप बताओ कहाँ शो किया है? आपने नॉलेज शो होता है लेवल 1 अगर आपने कोई एडवांटेज या कोई डिसएडवांटेज बताया होता। आपने सिर्फ क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन कर दिया। तो डेफिनेशन को तो कभी भी आप आगे डेवलपमेंट में लेके जा ही नहीं सकते, आप किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेके जा सकती है। तो आपने क्या किया आगे, आपने कहा जी कॉजिंग द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट टू इंक्रीज। तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स यस एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो केस में पहले ही इस्तेमाल हुआ है, तो वो एप्लीकेशन बन सकता है, वो नॉलेज नहीं बन सकता। इनडायरेक्ट टैक्स का वर्ड, हाँ उसको जो डिफाइन किया वो नॉलेज बना है। सफिया समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक नंबर कितने मिल गए? देखिए जी, एनालिसिस लेवल 2 अचीव किया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, तो इनको एटलीस्ट एक दो तीन, 2 से 3 नंबर तो मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि लेवल 2 का मतलब है लेवल 1 तो अचीव हो गया होगा ना, लेवल 2 है। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ 3 नंबर देता हूँ एनालिसिस के, एप्लीकेशन मैंने कहा था कहीं पर भी अचीव कर एनालिसिस ले। के तो टोटल नंबर 2 होते हैं, तो 2 मिलेंगे। नहीं नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, वो 12 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, लेवल 2 एनालिसिस 2 कर लिया है, इनको 2 पूरे मिल गए। एप्लीकेशन 2 थे, 2 मिल गए, 4 हो गए। लेवल 1 नॉलेज
अचीव किया है, तो 5 नंबर 12 में से अचीव कर चुकी हैं ये। क्योंकि एग्जामिनर ने 12 नंबर के क्वेश्चन में लेवल 2 एनालिसिस कहीं पर भी देखना है, मिल गया 2 नंबर दे देगा। लेवल 2 एप्लीकेशन कहीं पर भी देखना है पूरी बॉडी में, जहां भी मिल गया नंबर दे देगा पूरे, अगर अच्छे से हुई हुई है तो। क्योंकि अच्छा, फिर लेवल 1 नॉलेज अभी तक आया है, यहाँ पर आगे चलते हैं अब। हाउ एवर, ये मैं इसको ना, अब इन्होंने ये दिस, एक मिनट मैंने इसको कलर जरा कर दूं कोई और। अच्छा, जस्ट ए मिनट। अच्छा जी, तो मैं इसको डिफरेंट कलर जरा कर देता हूँ ताकि आपके जेहन में रहे। अभी क्या लिख रही है आगे, हाउ दिस माइट नॉट, अच्छा, ऑलवेज बी द रिजल्ट फॉर, देखा, फॉर एपी ऑफ एक्सपैंडिंग इनटू कंट्री पी। अगेन ये बात नहीं करनी अभी, आपने की तो है, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। मतलब माना कि आप क्या करना चाह रही हो, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना चाह रही हो, जो जो कि इन्होंने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में भी करने की कोशिश की, जो मैंने कहा यह नहीं करना क्योंकि ये वैलिडेशन नहीं है। अब ये वैलिडेशन कर रही है इन्होंने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया ये बताने के लिए कि मैं वैलिडेशन कर रही हूँ अपने इस आर्गुमेंट की, कि इन्होंने कहा कि इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो फायदा देगा। इंडायरेक्ट टैक्स एक अच्छा पॉइंट है, मतलब फायदा बताया। लेकिन अब वो क्या बता रही है, मैंने क्या किया, however this might not be a strong reason for AP to expand into country P ना, ये एक तरीका है। आपने लिखा might not always be the result for AP, ये क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्लियर कट बता रही है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रही हो, और ये वैल्यूशन है कि भाई ये रीजन स्ट्रांग नहीं है जो हमने ऊपर बताया है। सफिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आई होप कि बाकी बच्चों को भी समझ आ रही होगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द अबाउट सफिया कि उसने आंसर लिखा है, आपने भी देखना है और बताना है कि सर यहाँ ये मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया कि ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मैंने इसको निगेट किया ऊपर वाले पॉइंट को, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया, और आगे मुझे रीजन देना है। अगर मैं अच्छे एवेल्यूशन लेवल 2 पे लेकर जाना चाहता हूँ तो मुझे आगे बताना है। अच्छा, वरना लेवल 1 पे एक आधा नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, अगर आप इतना भी लिखेंगे, ये लाइन सिर्फ लिखेंगे, तो आपको एक नंबर लेवल 1 एवोल्यूशन मिल सकता है फिर भी। तो अंदाजा करो कितना आसान है एवोल्यूशन के नंबर लेना। अच्छा, आगे क्यों, वो कह रही है जी, अब मैं आगे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एवोल्यूशन है। However, अच्छा, this is because the number of competitors in country B according to the marketing managers research data are 10। अच्छा, ये जो इन्होंने किया, ये क्या है, ये अब इन्होंने एवेल्यूशन में कॉन्टेक्स्ट भी डाला हुआ है। 12 लेवल 2 एप्लीकेशन हम अचीव कर चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिखा है, ये एप्लीकेशन है ना, कि मार्केटिंग मैनेजर्स की जो रिसर्च है उसमें लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटर 10 हैं, और वो नजर भी हमें आ रहा है कहाँ, यहाँ देख लें आप, कहाँ पे है जी, ये, कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर 10 हैं, टी के मुकाबले में टी में सिर्फ 4 हैं, उसमें 10 है। तो ये अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करें, तो ये तरीका होता है कि इसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कोई आर्गुमेंट पुट इन करना या उसके अगेंस्ट जाना या वैल्यूशन करना। अच्छा, वो 10 है तो इसका क्या मतलब है, दिस वुड मीन लोअर मार्केट शेयर फॉर एपी। अच्छा, ये इफेक्ट बताया, सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट्स ट्रेडिंग, अच्छा सिंस इट इज इन इट्स बिगिनिंग ऑफ इट्स ट्रेडिंग, आप शायद ये लिखना चाह रही थी, है ना, सिंस एपी इन इट्स विल बी इन इट्स बिगिनिंग ऑफ इट्स ट्रेडिंग इन कंट्री पी, क्योंकि पहले जा रहा है, ये लिखना चाह रही थी ना। सर मैं ये लिखना चाह रही थी कि शुरू से ही उसका मार्केट शेयर लो होगा। मार्केट शेयर लो होगा, लेकिन वो तो जा ही, मार्केट शेयर तो शुरू में हर एक का लो होता है ना। जब वो कंट्री पी में पहली दफा जा रहे हैं, कंट्री डी में थी ये ना, कंट्री पी में पहली दफा जा रही, तो मार्केट शेयर लो क्यों होगा, शुरू ही लो से होता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया इसको, ये। अच्छा, आगे, हेंस द नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट, वो जो लिखा हुआ है, माइट बी मोर फेवरेबल फॉर एबीज कॉम्पिटिटर्स, आपने ये लिखा कि ये उनके लिए ज्यादा फायदा देगा अगर टैक्स नहीं है। क्यों, एज एपी इज न्यू एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स रिटेन देयर कस्टमर्स, सॉरी नहीं, कंपाइटर्स, ये नहीं है लाइन, ऊपर वाली है, थोड़ा ना गैप, अच्छा, खैर मैं देख लेता हूँ। एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैव अ लॉयल कस्टमर बेस, अब मैंने रेड क्यों किया मैं बताता हूँ अभी। देयर फोर द रिलेटिवली लो प्राइसेस विल फर्दर बेनिफिट एपी कॉम्पिटिटर्स, वो ये बताना चाह रही है कि उनको फायदा देंगी इनडायरेक्ट टैक्स का, ये इसको फायदा नहीं होने वाला, तो यहां लिखना चाहिए था क्या,
एक तो कस्टमर बेस का कोई ताल्लुक नहीं है कॉस्ट के साथ, इनडायरेक्ट टैक्स के साथ, तो कस्टमर बेस को नहीं बताना चाहिए था, या कस्टमर बेस को डेवलप करते। कस्टमर बेस लिखा लेकिन उसको डेवलप कोई नहीं किया, आप चली गई लोअर प्राइसेस पे, तो उसका ताल्लुक टैक्स के साथ है, उसका ताल्लुक कस्टमर बेस का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको नहीं लिखना, इसलिए मैंने रद्द किया हुआ है, ये नहीं है। अच्छा, देयर फॉर द रिलेटिवली लो प्राइसेस, आगे जो मैंने लिखा है रेड लाइन की है, रिलेटिव लो प्राइसेस क्यों होंगी, और मैंने आगे लिखा एंड लोअर टैक्सेस विल फर्दर बेनिफिट एपीज competitors to retain their customers. This will lead to loss of potential output and profit of AP. तो वो might not be any benefit to AP as the price might still be higher. ये मैंने एक चीज ऐड की है इसके अंदर, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन मैंने लिखी है, वो शायद मेरे से ना एरो मिट गया, कि यहाँ जो लिखा ना कि एपी जो है उसको फायदा नहीं होगा, तो वो मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, ये वाली जो सबसे आखिरी लाइन है ना, इस पर गौर करें कि इट माइट नॉट बी एनी बेनिफिट टू एपी एज द प्राइस माइट स्टिल बी हायर, यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स ना होने के बावजूद भी एपी की प्राइस उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी ये लिखा नहीं आपने, वो लिखना चाहिए था कि रिलेटिवली जो लोअर प्राइस आपने लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए था कॉम्पिटिटर्स माइट बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि वो पहले से स्टैब्लिश्ड है, हो सकता है लार्जर स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, और एपी तो अभी आया है, तो वो आते साथ ही तो लार्जर स्केल पे ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये कनेक्शन बनाना था इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो लो होगी, ये कनेक्शन आपका मिस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये बात के एपी के लिए स्टिल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एवेल्यूशन कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो फायदा बताया, हम बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ना होने के बावजूद प्राइस एपी की कम हुई, लेकिन फिर भी उतनी कम नहीं हो पाएगी जितनी के कंपाइटर्स की है, एंड ऑलरेडी 10 कंपाइटर्स हैं, जो शायद उनमें से कुछ शायद लार्जर स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, और एपी उनसे प्राइस पे फिर भी compete नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे स्टिल प्रॉब्लम है, कि अब यहाँ पर आप एवेल्यूशन में ऊपर लिख दिया, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मैंने पहली लाइन यही लिखी है एपी के लिए, कि वो कंट्री पी में आसानी से एक्सपैंड कर सके। सफिया समझ आई आपको बात की, सबको सर आ मैं गई है ना। लिखना चाह रही थी कि अ, मैंने इसको सेल्स से लिंक करना था एक्चुअली, हाँ, किया नहीं प्राइस। ना आपने, आपने किया नहीं नहीं। सर, मैंने किया लिंक कि वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा उनको, नहीं क्योंकि तो उनकी आप तो, ज़्यादा कस्टमर बेस है नहीं और वो आप कस्ट अपने कस्टमर्स रिटेन कर रहे हैं। बात सुनो, तो कस्टमर बेस का क्या ताल्लुक है इंडायरेक्ट टैक्स के साथ, आपने तो इंडायरेक्ट टैक्स को फोकस करना है ना वैल्यूएशन में, कि इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब नहीं भी लगेगा, तो जो मैंने आखिरी लाइन लिखी हुई है, तो उस पर गौर करो, ये वाली लाइन, कि भाई वो उनकी कीमत कम होने के बावजूद भी रिलेटिवली ज्यादा ही होगी कंपाइटर से, क्योंकि उनके पास अगर लिखना था कस्टमर बेस ज्यादा है, वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमी ऑफ स्केल है, उनकी एवरेज कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से उनकी प्राइस स्टिल एपी से काफी ज्यादा कम होगी। और अगर सारे नहीं तो 10 कंपाइटर्स हैं, तो कोई तो बड़े होंगे जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे होंगे, तो एपी उनके साथ compete नहीं कर पाएगा प्राइस बेसिस पे, और उसके लिए आसान नहीं है कंट्री पी में एक्सपैंड करना। समझ आई अब। ओके सर। अच्छा, इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आगे चलते हैं। आई होप के बाकियों को भी पता चल रहा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। अब वन रीजन दोबारा उन्होंने लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना भी नहीं है, अब मैंने इसलिए इसको रेड लाइन लगा दी है इसके ऊपर, कि वन रीजन फॉर एक्सपैंडिंग इनटू कंट्री टी। अच्छा, इसका मतलब नंबर कितने मिले, पहले एवेल्यूशन को तो देख लें। एवेल्यूशन में डेवलपमेंट हुई हुई है, कनेक्शन में थोड़ा सा मसला आ गया इसके अंदर, और इन्होंने एड्रेस किया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो मैं ये आपकी जो एवेल्यूशन है वो लेवल 2 जरूर कहूंगा, लेकिन ये लेवल 2 4 वाली नहीं है, क्योंकि एवेल्यूशन जो लेवल 2 होती है वो 4 आपको नंबर दिलवा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलने वाले नहीं है, तो मैं यहाँ करूंगा एवेल्यूशन लेवल 2, लेकिन मैं इसमें आपको नंबर कम दूंगा। अभी देखते हैं आगे भी आपने एवेल्यूशन की हुई है कि नहीं, लेवल 2 है, लेकिन मैक्सिमम नंबर नहीं मिलने वाला इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं, तो वन रीजन फॉर एक्सपैंडिंग इनटू, अच्छा ये ब्लू से किया हुआ मैंने। अच्छा, वन रीजन फर्स्ट, ये मैं इस रीजन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये नहीं लिखना,
क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस हो जाएगा, वो वैल्यूशन में करते हैं। तो आगे चलते हैं। कंट्री टीज पॉपुलेशन ऑफ अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज 4.5 मिलियन। तो अगर हम गौर करें, ये देखें, ये तो यहाँ पर 15%, 20% कंट्री पी की पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर 15 है, और कंट्री टी की 15% है। लेकिन कंट्री टी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जब आप 15% निकालते हैं तो पता चलता है कि ज्यादा बच्चे 15 साल से कम के कंट्री टी में ज्यादा होंगे, क्योंकि 15 इंटू 30 मिलियन करेंगे ना तो 4.5 मिलियन निकल आएगा। जो इन्होंने ये सर किया 6 मिलियन आता है शायद। है। 6 मिलियन सिक्स कहाँ आया? मिलियन आता है शायद। वो कैसे? एक मिनट सर, मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैंने कैलकुलेट ना करो, मेरी सुन लो। 15 3,45 सर होता है मैंने अपने सीधी। क्वेश्चन के लिए किया था, वहां पे 6 मिलियन आया था, मैंने अपनी वैल्यूएशन उसके बेसिस पे की है। हाँ तो बर भाई 15 3,45 होता है। तो ये याद रख लो, परसेंटेज है ये। 60 तो आ ही नहीं सकता। 15 का टेबल याद करो फिर जाके पहले। ठीक है। अच्छा। ठीक अ, हो गया सर। अच्छा 15 इंटू 30 जब किया तो आ गया 4.5 मिलियन। अच्छा। तो ये, और अगर उसकी देखें तो वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 20 ना, तो 20 इंटू 20 क्या आएगा? कितना? 4 मिलियन। तो 0.5 मिलियन ज्यादा है। कंट्री पी की जो है वो, कंट्री पी की आ रही है 4.5, और ये आ रही है जी 4.0 मिलियन। 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिस तरह 15 को इससे किया था। परसेंट है ना, 15% है ये, 0.15। और वो भी 0.20 है। ये परसेंट परसेंट दी हुई है। तो 0.5 ज्यादा है, तो उन्होंने यही पॉइंट लिखा है कि वो 0.5 मिलियन जो है ना ज्यादा है, मोर देन द कंट्री, ये जो लिख रही है। ये मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ क्योंकि एनालिसिस चल रहा है ना, ये वाला। ठीक है। दैट इज 4 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 enjoy going to the playground more than the older population। ठीक है। Hence, आगे इम्पैक्ट क्या रहा है? Hence, expanding into country T would allow AP to access more consumers as demand for playground equipment will be higher। जारी बात है, कस्टमर ज्यादा है in country T in comparison with country P। ठीक हो गया। Due to the 15% of the population demanding playground, hence आगे impact क्या है? This would mean a larger market to sell into, resulting into higher sales and consequently allowing AP to make profits। Good। तो डेवलपमेंट इन्होंने अच्छी की है, और इन्होंने एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, जो डेटा दिया तो उसको इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि इनको यहाँ पर लेवल 2 एनालिसिस मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट। तो मैं लिख लेता हूँ L2 एनालिसिस, जबकि इन्होंने ऊपर भी L2 एनालिसिस किया हुआ है। तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि लेवल 2 एनालिसिस इनको पहले ही ये गेन कर चुके हैं। तो नंबर और एनालिसिस के मिलने वाले नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, वो जो पॉपुलेशन का, और उससे बताया कि मार्केट बड़ी है और सेल्स ज्यादा है, तो इन्होंने लेवल 2 एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर लिया। कैसे? कि इन्होंने खाली मार्केट मेंशन नहीं किया कैलकुलेट करके कि 0.5 मिलियन ज्यादा है, उन्होंने बताया कि इससे मार्केट बड़ी है और उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगी। तो ये उसको कैरी किया उन्होंने अपनी डेवलपमेंट में भी। अच्छा। तो ये लेवल 2 एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। आगे है जी, इन व्यू ऑफ द अबव, इसका ना अब ये फाइनल वैल्यूशन में आ रही है। अच्छा, अभी तक नंबर अगर देखें, जरा काउंट करें अगर, तो नॉलेज तो फिलहाल रह ही गया हुआ है एक नंबर पे ही। लेवल 2 एप्लीकेशन के 2 नंबर पूरे मिल चुके हैं। लेवल 2 क्या कहते हैं, एनालिसिस के 2 नंबर पूरे मिल चुके हैं, 4। नॉलेज के अभी तक 1 मिला है, 5। और एवेल्यूएशन के भी नंबर इनको अभी तक यहाँ पर 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। लेवल 2 है तो 3 मिल सकते हैं। अच्छा, इन व्यू ऑफ द अबाव, इसके बाद उन्होंने एक जगह पर बॉडी में वैल्यूएशन एक जगह की है, तो मैं अगर 3 नंबर भी वैल्यूएशन के दे दूं, तो ये कितने बन गए? 5 और 3 8 नंबर इन्होंने गेन कर लिए हैं अभी तक। अच्छा, इन व्यू ऑफ द अबव, ऑल्दो ये वैल्यूएशन है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक वाला, क्योंकि वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। In view of the above, although country T might seem the most suitable option for AP to expand into, अब उन्होंने कहा कि लग ये रहा है कि जो कंट्री टी है वो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। However, the risk factor is very high, उन्होंने ये लिख दिया था। This is because the possible methods of entering the market in country T is through direct investment in a factory only, as shown in the case study। This would mean making a one-off investment। ये ऑप्शनल डबल एफ से होता है, ये वन ऑफ लिखना है तो। इन्वेस्टमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट विद नो गारंटी एज टू वेदर द बिजनेस विल फ्लरिश और बैकफायर। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ी है इन्होंने
कि जो पॉसिबल इन्वेंट्री है ये ज्वाइंट वेंचर के थ्रू हो रही है, तो ये आसान है, कल मैंने बताया था। ये रिस्की भी है और एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई शेयर करने वाला नहीं है, आप अकेले नहीं करनी। तो ये एक अच्छा वैलिड पॉइंट इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कंट्री टी के ऑपोजिट जा रहा है, और ऊपर इन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा है कंट्री टी ज्यादा बेहतर है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चा शायद क्लियर नहीं है। स्टार्ट आपने किया कि टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, बेहतर ऑप्शन, और आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर उठा लिया कि यार ये रिस्की ज्यादा है। ये थोड़ा सा मिसमैच चल रहा है यहाँ पर। बहरहाल रेवल्यूशन है, चलते हैं आगे। एज एपी विल बी स्टार्टिंग in country T with no experience or guidance on how the market for playground equipment operates, there they will be unable to judge the ups and downs of the market and hence fail to make the right decision on the right time. ये सही बात है, डेवलप कर रहे हैं और उसी को आगे डेवलप किया है कि रिस्की है किस तरह, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है उस मार्केट का, वो और खुद वो जा रहे हैं। अच्छा, उससे क्या हो रहा है, विच माइट कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट एपी परफॉर्मेंसेज। ठीक है, ये अच्छी बात बताई है इन्होंने। लेकिन वो पहली लाइन लिखना नहीं बनती थी, फिर वो बनता था कि टी जो है वो सूटेबल ऑप्शन नहीं लग रही, क्योंकि ये बात तो अगेंस्ट आ रही है। अगर आपने लिखा सूटेबल ऑप्शन है तो कैसे है बताओ। फिर आपको लिखना क्या चाहिए था कि ऊपर जो वैल्यूशन की हुई है, क्या आपने उस वैल्यूशन में टी का साथ दिया? आपने तो पी की बात की है, वैल्यूशन आपने पी की है। ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, पी के अगेंस्ट गए हैं, बिल्कुल सही है। आप पी के अगेंस्ट गई हो। अच्छी बात ये है कि बॉडी में अगर वैल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर आप पी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पी के अगेंस्ट ही रहो बॉडी में भी, ताकि एंड पे भी पी के अगेंस्ट जाना आसान हो। बहरहाल आप टी के अगेंस्ट कहीं भी नहीं गई, और यहाँ आपने एक लाइन लिख दी टी के फेवर में, और बाद में टी के अगेंस्ट चली गई, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ये ठीक है, ये डेवलप हुआ है, इसमें एप्लीकेशन भी मौजूद है। ठीक है, तो लेवल 3 इवैल्यूएशन तो जारी है। वेयर एज इन कंट्री पी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। Whereas in country P, the possible way to enter the market is through a joint venture with one of country P agents. Now, this would mean that investment in the business will be shared as a result. जाहिर बात है, वो भी शेयर करेगा जो एजेंट वहां का है, जो पार्टनर है। AP won't have to bear the entire risk in case of failure, therefore reducing potential cost for AP. ये impact show कर रही है, develop कर रही है, very good. AP further, the JV is with an agent. This would mean AP will have help and guidance from person who is already operating in the playground market in country P and has experience on how the consumer reacts to, for example, price changes. This would help AP in decision making, which would lead to beneficial outcomes for the venture. ये beneficial का वर्ड नहीं लिखना, ये जनरल बात कभी नहीं करनी। beneficial किस सेंस में बात कर रहे हैं, तो ये बात नहीं करनी, जनरल बात कभी नहीं करनी। बाकी आप बिल्कुल सही डेवलपमेंट कर रही हो। अच्छा, इम्पैक्ट शो कर रही हो, उसकी गाइडेंस मिलेगी तो उससे उनको पता चलेगा कि मार्केट में क्या करना है, और उससे राइट डिसीजन लेंगे, जिससे बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, इट कैन बी कंक्लूडेड। अच्छा, अभी तक इन्होंने बात की है, इन्होंने टी के बारे में बुरा कहा, लेकिन एक लाइन में कहा कि टी अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है नहीं पता। हाँ, टी को बुरा कहा और इन्होंने पी को अच्छा कहा, यहाँ पर अभी तक नजर जो आ रहा है। तो कंक्लूड कर रहे हैं अभी तक कि दैट ऑल्दो द रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई व्हेन इन्वेस्टिंग इन कंट्री टी, विद कंट्री टीज कंपेटिटिव मार्केट, इट माइट बी डिफिकल्ट टू ग्रैब मार्केट शेयर देयर ईदर। अच्छा, वो कह रहे मार्केट शेयर ग्रैब करना मुश्किल है क्योंकि मार्केट कंपेटिटिव। यहाँ इन्होंने अब पी के भी खिलाफ चली गई, कि टी के खिलाफ पहले थी, पी का फिर फायदा बताया कि पी में ही फायदा मुझे नजर आ रहा है, तो उसको वाइंड अप करने के बजाय इन्होंने पी का एक और नुकसान बता दिया। अच्छा, बता दिया फिर, यानी कि लग रहा है कि बच्चा जरा कंफ्यूज है कि मैंने किसकी फेवर में देना है। अच्छा, आगे क्या कहा, हाउएवर if the information is on how much money that has to be invested in the factory in country T, अगर इंफॉर्मेशन दी होती है, नहीं ना लिखा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और द जॉइंट वेंचर इन कंट्री बी वर गिवन इन द केस, इट वुड हैव मेड द जजमेंट अ लॉट मोर इजी। यानी कि वो कह रही है कि अगर पता होता कि कंट्री टी में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और कंट्री पी में कितनी चाहिए, तो शायद ज्यादा बेहतर डिसीजन लिया जाता है, या मैं ज्यादा बेहतर सजेस्ट कर सकती। ये एक बहुत अच्छा मेथड है फाइनल वैल्यूएशन करते हुए, कि पिक द इंफॉर्मेशन या पिक the data which is useful for taking that decision but is not mentioned in the case study. ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने बताया भी हुआ है लेवल 3 करने का फाइनल वैल्यूएशन, कि ये इन्फॉर्मेशन अगर मौजूद होती तो हम शायद बेहतर बता पाते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ये एक बात समझ आ रही है कि अच्छी वैल्यूएशन की है। मोर ओवर इन इफ इंफॉर्मेशन ऑन कंपैरेटिव मार्केट शेयर और सेल्स डेटा और बोथ कंट्रीज वर स्टेटेड, वो भी दी होती है अगर,
to have allowed to judge the capacity of both international markets and would have made judgments on which international markets AP should expand into more clear. ये आखिरी जो आपने बात की है यहाँ के, ये काफी बेहतर वैल्यूएशन नजर आ रही है इस हवाले से। ऊपर मिक्स चीज नजर आ रही है कि बच्चा कंफ्यूज है, किसकी साइड नहीं है किसकी नहीं, वैल्यूएशन जरूर हुई हुई है लेकिन वो लेवल 3 तक नहीं जा रही, यानी कि ये जो वैल्यूएशन आपकी है यहाँ पर मौजूद है ये L2 वैल्यूएशन पे जरूर है लेकिन ये लेवल 3 पे नहीं जा रही अभी तक। एक मिनट, ये है L2 वैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन जो नीचे इन्होंने बात की है ये लेवल 3 पे इनको लेके जा रही है। ऑल्दो इन्होंने सिर्फ ये बताया ही है कि वो होती तो पता चलता, लेकिन ये इनको लेवल 3 पे लेके जा रही है। लेवल 3 के मैक्सिमम लेवल तक नहीं लेके जा रही लेकिन लेवल 3 पे पहुंच रही। लेवल 3 पे पहुंचने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 5 से 6 नंबर आपको मिल सकते हैं क्योंकि इन्होंने लेवल 2 भी किया हुआ है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो ये हमें इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऊपर अगर बात जरा क्लैरिटी से कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, बहरहाल लेवल 2 बार बार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेवल 2 से आप 4 नंबर से आगे नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 नंबर ही मिलते हैं। तो इनको मैं वैल्यूएशन के 5 नंबर दे सकता हूँ क्योंकि लेवल 3 इन्होंने टच किया है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल जो है ऊपर ओवरऑल कमेंट कोई नहीं दे पाई। इस लास्ट पैराग्राफ में आखिर में आके एक ओवरऑल कमेंट आया, चाहे डिप्लोमेटिक सही लेकिन एक ओवरऑल वैल्यूएशन नजर आ रही है। अच्छा, अगर देखिए कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इकोनॉमिक फैक्टर्स की तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ये मेंशन करती कि कस्टमर का डेटा अगर पता होता कि सेल्स की वैल्यू कितनी सेल्स होती है प्लेग्राउंड इक्विपमेंट की, ये डेटा दिया होता। इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये है, और तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सारी नहीं है। तो हम वापस चले जाते हैं। अब अगर हम इसको मैयर करें, इनके मार्क्स देखें तो एप्लीकेशन के 2 नंबर, क्या कहते हैं, एनालिसिस के 2 नंबर 4, नॉलेज का एक ही नंबर 5, और एवेल्यूएशन के इनको मिल गए 5 नंबर और। तो इनको जो टोटल नंबर मिले हैं वो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मिले हैं 10 नंबर। अच्छा, ये सही नहीं आ रहा, ये लाइन भी चली गई साथ। इनको नंबर मिले हैं जी 10, तो मैं कोई, ये 10 नंबर। एक नॉलेज का कट गया क्योंकि लेवल 2 पे नहीं गई, और एक इनका कट गया एवेल्यूएशन का। बाकी ठीक है, लेकिन वही आंसर आपने काफी लंबा लिखा हुआ है, लेकिन लिख लिख के ही ज्यादा बेहतर होता है आपका आंसर, राइट। अच्छा, तो ये हो गया क्लियर, इसको मैं भेज दूंगा सफिया, मुझे याद करा दीजिएगा। आगे चलते हैं आप किस पे, सेक्शन बी। और सेक्शन बी क्या है? लेवल 4। अच्छा, एक बात याद रखें आपने कि जो अच्छा, ये ना जरा सेशन एक्सपायर हो रहा है तो दोबारा से ज्वाइन कर लें।